जी बंधुओं नमस्कार। आज शुक्रवार के लाइव कार्यक्रम में, साप्ताहिक लाइव कार्यक्रम में मैं आप सबसे चर्चा के लिए जो विषय लेकर आया हूँ उसका शीर्षक है भाई भतीजावाद, अवसाद और आत्महत्या। यह विषय ज्वलंत भी है, सामयिक भी है, संवेदनशील भी है, मार्मिक भी है और यह समाज में अनेक प्रकार की विडंबनाओं को उत्पन्न करने वाला भी है। ऐसे विषय की चर्चा ही केवल नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम ऐसे विषयों के समाधान तक पहुँचें और उस समाधान को एक निश्चित अंजाम तक पहुंचाएं, ये बहुत आवश्यक होता है। भाई भतीजावाद, तनाव और आत्महत्या, ये तीनों भिन्न प्रकार के विषय होकर भी आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और न केवल अंतर संबंधित हैं बल्कि समाज में तीनों एक विशेष प्रकार के नकारात्मक वातावरण का सृजन भी करते हैं। अगर हम भाई भतीजावाद या जातिवाद का विषय लेते हैं तो यह विषय एक प्रकार से नकारात्मक और दूरदर्शी पक्षपात कहलाता है। पक्षधरता में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पक्षधरता हमारी कैसी और किस प्रकार की हो, यह निर्णय हमें करना होता है। और देश और दुनिया में इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं कि जब हम नकारात्मक पक्षधरता अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, वह सकारात्मक परिणाम नहीं देता, वह अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा खराब परिणाम देता है। उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है चौधरी चरण सिंह जी। भारत के कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री हुए थे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र अजीत सिंह जी, लगभग उन्हीं के समकक्ष एक दूसरे नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने जब वो बीमार थे, असहाय थे, तकलीफ में थे और घर पर थे, तो चौधरी चरण सिंह जी ने उस समय अजीत सिंह से कहा कि मुलायम सिंह को बुलाओ मुझसे मिलने के लिए। मुलायम सिंह को बुलाने में बार बार उनके कहने के बाद देरी हो रही थी। किसी तरह से उनके दबाव के कारण अन्य लोगों से जब उन्होंने कहा तो बुलाया तो गया उनको, लेकिन बुलाने में भी वो चले जाएं इसकी प्रतीक्षा होती रही। बाहर उनको आधा एक घंटा प्रतीक्षा वेट कराया गया और वेट कराने के बाद जब आजिज आ गए लोग उनके कहने से, तब मुलायम सिंह जी को अंदर ले आया गया। राजनीति का यह तथ्य भी सभी लोग जानते होंगे कि चौधरी चरण सिंह और राजनारायण जी में मेल नहीं था, ये दोनों में आपस में पटता नहीं था। चौधरी चरण सिंह जी के अतिशय निकट मुलायम सिंह जी थे और राजनारायण जी के अतिशय निकट जनेश्वर मिश्रा जी थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के निकट उनके पुत्र नहीं थे। मुलायम सिंह जी को बुलाया इसीलिए कि हमारा उत्तराधिकारी मुलायम सिंह यादव होंगे, चौधरी अजीत सिंह नहीं होंगे। और वहाँ जितने लोग उपस्थित थे उनको देखने के लिए उनके शुभचिंतक, नातेदार, रिश्तेदार, पार्टी के कार्यकर्ता और उनसे जुड़े लोग, सबके सामने उन्होंने बाकायदा प्रस्तुत किया कि हमारे उत्तराधिकारी मुलायम सिंह यादव हैं, चौधरी अजीत सिंह नहीं हैं। ये चौधरी चरण सिंह जी अपने अंतिम समय में घोषणा करके लोगों को बताकर अब तब उनका देहावसान हुआ था। चौधरी चरण सिंह जी के इस बड़कपन का लोग लोहा मानते हैं। और अनेक बार यह प्रश्न उठता है कि जब हम किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं तो उत्तराधिकार का, हमारे कृतित्व के उत्तराधिकार का, हमारे कार्य व्यवहार के उत्तराधिकार उसको मिलना चाहिए जो उस उत्तराधिकार को वहन करता हो, ढोता हो, ले चलता हो।
उस उत्तराधिकार पर हमारे संतान का, हमारे कुल खानदान का, हमारे परिवार का अधिकार नहीं होता। जो परिवार को परंपरा से प्राप्त हुआ, पारिवारिक परंपरा से, पीढ़ियों से प्राप्त जो विषय है, जो मूल्य है, जो संपत्ति है, उस पर परिवार का हक अधिकार हो सकता है, लेकिन जो कृतित्व है उस पर उत्तराधिकार उसी का होता है या हो सकता है जो उस मूल्य और मर्यादा को वहन करता हो। चौधरी चरण सिंह जी ने उस मूल्य और मर्यादा को जो वहन करते थे उसका उत्तराधिकार उन्होंने मुलायम सिंह यादव को दिया, चौधरी अजीत सिंह को नहीं दिया। ये अलग बात है कि मुलायम सिंह यादव जी चौधरी साहब के बड़े निकट थे, चौधरी चरण सिंह जी के। जनेश्वर मिश्रा जी राजनारायण जी के बड़े निकट थे। राजनारायण जी और चौधरी चरण सिंह जी में मेल नहीं था, किसी बात का पटता नहीं था, दोनों लोगों में अंतर्द्वंद रहता था हमेशा। बावजूद इसके मुलायम सिंह जी और जनेश्वर मिश्रा जी की आंतरिक मित्रता बहुत प्रगाढ़ थी। जो अच्छा कार्य चौधरी चरण सिंह जी ने किया उस कार्य का निर्वाह मुलायम सिंह जी ने नहीं किया। उन्होंने जिस हम भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म की बात या जातिवाद की बात करते हैं उसके आवरण में आकर उन्होंने उत्तराधिकार अपने सुपुत्र को दिया। जो पुत्र उनके उत्तराधिकार को वहन करने की योग्यता और सामर्थ्य नहीं रखते थे, क्योंकि मुलायम सिंह जी का व्यक्तित्व जो लोग निकट से जानते हैं, मुझे भी 2 बार का मिलने का उनको अवसर मिला है, उनमें हो सकता है बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें रही हों, लेकिन उनके जो नेता के नाते, जमीनी नेता के नाते जो उनके मूल्य, जो गुण, जो कृतित्व, जो व्यवहार था, वह मूल्य, कृतित्व और व्यवहार उनके सुपुत्र में नहीं है। इसका आशय यह हुआ कि जो उत्तराधिकार चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह को दिया वहां पक्षपात पूर्ण व्यवहार, नकारात्मक पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं था। वहां जो भी व्यवहार उन्होंने किया वो सकारात्मक व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया। वहां किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद, किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं था। उनकी दृष्टि को धारण करने वाला जो व्यक्ति था, संजोग से हो सकता है वो भी उस जाति बिरादरी से मेल खाते हों, लेकिन वह उद्देश्य उनका कतई नहीं था। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उस नेपोटिज्म, उस जातिवाद का पालन करते हुए अपने सुपुत्र को उत्तराधिकारी बनाया, और सुपुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का परिणाम सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एक दूसरा विषय महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, बाला साहब ठाकरे का श्रेष्ठ, कितना विराट महनीय व्यक्तित्व, और उनके जो पीढ़ी आई है वो पीढ़ी केवल उनके पुत्र और उनकी वंश परंपरा होने के नाते उनका उत्तराधिकार उन्होंने पा लिया। उनकी योग्यता, सामर्थ्य, कृतित्व और व्यक्तित्व को वहन करने वाली उनकी पीढ़ी नहीं है, इसलिए वह उत्तराधिकार वहां आगे व्यवस्थित तरीके से संचालित नहीं हो सकता। जहां उत्तराधिकार यानी जो नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद और जातिवाद के नाते जब हम ऐसा उत्तराधिकार निर्माण करते हैं तो वह उत्तराधिकार ह्रास की तरफ, पतन की तरफ, दुर्गति की तरफ, नाश की तरफ, विनाश की तरफ ले जाती है। और जो लोग उस मूल संरचना से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे जो चौधरी चरण सिंह जी से जुड़े हुए लोग हैं, वे मुलायम सिंह से जोड़कर अच्छा महसूस करते थे, क्योंकि उनके बाद इन्होंने वो उत्तराधिकार संभाल लिया। उनके मन पर कोई तनाव या बोझ नहीं था, सहजता से उनका नेतृत्व स्वीकार किया। लेकिन जो मुलायम सिंह से जुड़े हुए लोग थे वे सहजता, सरलता से अखिलेश सिंह यादव जी से नहीं जुड़ पाए, और इस कारण जो परिवार में कलह, वितंडावाद, संकट और समस्या 2012 में उनके मुख्यमंत्री बनने के कारण उत्पन्न हुई, वह कारण वहां उपस्थित हुआ। जो लोग पहले
के यशस्वी व्यक्ति से जुड़ता है, बाद में उसको दूसरे जहां गलत जगह पर वो उत्तराधिकार आ गया वहां जब जुड़ता है तो वह अवसादग्रस्त होता है, नकारात्मक मनोवेग उसके ऊपर हावी होने शुरू होते हैं। वह नकारात्मक मनोवेग जब व्यक्ति के ऊपर हावी होते हैं तो नकारात्मक मनोवेग हावी होने के कुल 4 कारण होते हैं। मैं किसी पुस्तकीय बात में नहीं जाऊंगा, किसी व्यक्ति ने क्या कहा उसमें भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नितांत मौलिक बातों पर चर्चा करना चाहूंगा। जो 4 तत्व हैं वे तत्व क्या हैं? एक तो नितांत व्यक्तिगत बातें जिसके कारण व्यक्ति तनाव में आता है या अवसाद में उसके बाद पहुंचता है, नितांत व्यक्तिगत बातें। और नितांत व्यक्तिगत जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है ऐसी बातें जिस बातों की वह चर्चा अपने किसी खास अभिन्न आत्मीय से भी नहीं कर सकता, वो किसी से चर्चा कर ही नहीं सकता या करना किसी भी कीमत पर चाहता ही नहीं। दूसरी वे व्यक्तिगत बातें जिन बातों की वो चर्चा तो करता है, वो समाज में बातें आती हैं, लोग उसको जानते हैं, लेकिन वह फिर भी छिपाए रखना चाहता है। लोगों से चर्चा भी करता है और इंगित भी करता है कि ये इसको किसी से डिस्क्लोज ना करिए, इसको किसी को बताइए नहीं, इसकी चर्चा वार्ता नहीं होनी चाहिए। ऐसे नितांत व्यक्तिगत बातें, चाहे वो व्यक्तिगत बात शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो दिल का विषय हो, चाहे वो दिमाग का विषय हो, चाहे शरीर का विषय हो, चाहे स्थूल विषय हो या सूक्ष्म विषय, जो भी विषय हो, वह विषय व्यक्ति को तनाव में ले जाता है, अवसाद में ले जाता है। दूसरा विषय पारिवारिक होता है, तीसरा विषय समाजगत होता है और चौथा विषय व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से जुड़ा होता है। यह चारों बातें जब उसके मन के अनुकूल नहीं होती, घटित नहीं होती, तो वह व्यक्ति तनाव में आता है। तनाव की जब चरम स्थिति आती है तो वो अवसाद की तरफ ले जाती है और वह अवसाद व्यक्ति को अनेक प्रकार की विडंबनाओं का शिकार बनाता है। और वह शिकार इसलिए बनाता है कि जब व्यक्ति पात्र होते हुए भी उसके मन के अनुकूल कोई परिस्थिति या वातावरण या परिणाम नहीं आता तो वह उसको वहन नहीं कर पाता, वह उसको झेल नहीं पाता, उसको सहन नहीं कर पाता और इस नाते उसका तनाव अवसाद में परिणत हो जाता, परिवर्तित हो जाता है। और यह इसलिए भी परिवर्तित होता है कि ऐसे लोग प्रायः नकारात्मक मनोवेग वाले होते हैं। प्रत्येक बात में वो नकारात्मक बातें पहले सोचते हैं, सकारात्मक बातें पहले। ये प्रवृत्तिगत दोष होता है। जैसे किसी व्यक्ति की सुबह से लेकर दोपहर तक आप भेंट हो तो आप इस व्यक्ति की मान लीजिए प्रशंसा करना शुरू करिए, तो जैसे ही आप व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे तो वह व्यक्ति यह आपको बताएगा कि हमने जो प्रशंसा वो कर रहे हैं वो ये कहना शुरू करेगा सुबह से आपको कोई मिला नहीं था। यानी उसकी प्रशंसा के भाव पर उसको कोई विश्वास नहीं होता, उसको सहजता से वो स्वीकार नहीं करता। लेकिन वही व्यक्ति जो प्रशंसा कर रहा हो वह किसी तीसरे का नाम लेकर यह कह दे कि अमुक व्यक्ति आपको गाली दे रहे थे, तो सामने वाले व्यक्ति को तुरंत उस बात पर विश्वास होने लगता है कि हो सकता है कि हाँ ऐसा होता हो। वह मुंह पर तो बड़ी मीठी बात करता है लेकिन पीछे से हो सकता है मुझे गाली दे रहा। यानी उस नकारात्मक बात पर व्यक्ति को विश्वास तुरंत होता है। प्रथम दृष्टया वो उन बातों पर विचार नहीं करता। और ये जो मनोवेग हैं ये प्रवृत्तिगत जन्मजात मनोवेग इस प्रकार के मनोवेग होते। नकारात्मक और सकारात्मक मनोवेग जन्मजात व्यक्ति के गुण होते हैं, वो सब में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे समाज में, वो नकारात्मक बात सुनना ही पसंद नहीं करते, ना नकारात्मक बात बोलना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं नकारात्मक बात सुनना भी पसंद करते हैं, नकारात्मक बोलना भी पसंद करते हैं, वही बोलना पसंद कर। मैंने एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी मेरा
जो पीसीएस है, उसने मुझे सवाल किया कि ये समस्या है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, और मैं अपने बच्चों को इसलिए सड़क पर नहीं जाने देता कि एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने कहा आपका घर जिस चौराहे के नज़दीक है, उस चौराहे पर प्रतिदिन कितने वाहन गुजरते होंगे? दो पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन या बड़े वाहन कितनी संख्या में कुल गुजरते होंगे आपकी चौराहे से? तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी तादाद में गुजरते हैं। हमने कहा कितनी बड़ी तादाद में? उन्होंने कहा प्रतिदिन कम से कम 10,000 वाहन तो गुजरते ही होंगे। हमने कहा 10,000 वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं, और कितने दिन से उस चौराहे पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि जब मैं बचपन में था, 8वीं 9वीं कक्षा में, उस समय एक एक्सीडेंट हुआ था, और उस समय हमारी आयु 14-15 वर्ष थी। अब हमारी आयु 33-34 वर्ष है। तब से लेकर अभी तक कोई एक्सीडेंट हमारे चौराहे पर नहीं था हुआ। उस समय ट्रैफिक इतना था भी नहीं, फिर भी एक्सीडेंट हुआ। आज इतना ट्रैफिक है, फिर भी अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन भय बना रहता है, डर लगा रहता है कि नहीं जाना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए, बुजुर्गों को नहीं, अपने भी नहीं जल्दी जाना चाहिए, ये भय बना रहता है। हमने कहा प्रतिदिन 10,000 वाहन गुजरते हैं, अर्थात एक महीने में 10,000 का आप 30 में गुणा कर दीजिए तो लगभग 3 लाख वाहन गुजरते हैं एक महीने में। और 3 लाख वाहन अगर एक महीने में गुजरते हैं तो एक साल में कितने गुजरते होंगे? 36 लाख वाहन। और आप बता रहे हैं कि 18 साल से कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं, तो 36 गुणे 18 कर दीजिए। इसका मतलब है कि लगभग 70-72 लाख वाहन गुजर गए और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उस एक एक्सीडेंट को आप नजीर और उदाहरण मान के चल रहे हैं, और 72 लाख को आप नजीर और उदाहरण मान के नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब है आपके ऊपर वो नकारात्मक मनोवेग हावी है। आप 72 लाख के अनुपात में एक का अनुपातिक योग करिए तो 1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं, 0.01% भी नहीं, 0.0001% भी नहीं है, वह आपके लिए उदाहरण बन गया। और जो अधिक बार घटित हुआ वो आपके लिए उदाहरण नहीं बना। इसी को नकारात्मक मनोवेग कहते हैं। प्रत्येक बात में नकारात्मक प्रश्न करना, प्रत्येक बात में नकारात्मक व्यवहार करना, प्रत्येक नकारात्मक चीजों पर विश्वास करना, यह नकारात्मक मनोवेग है। और नकारात्मक मनोवेग व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जब उपजता है, जब पैदा होता है, उसकी प्रवृत्ति के आधार पर जब उपजता है नकारात्मक मनोवेग, तो वह नकारात्मकता केवल मानसिक नहीं होती, वह नकारात्मकता वाणी में भी आती है, वह नकारात्मकता व्यवहार में भी आती है। नकारात्मक व्यक्ति मस्तिष्क से भी विकृत होता है, नकारात्मक व्यक्ति वाणी से भी विकृत होता है, नकारात्मक व्यक्ति व्यवहार से भी विकृत होता है। और यह तीनों चीजें मस्तिष्क से, वाणी से और व्यवहार से, यह नकारात्मक विकृति का जो स्तर है, यह जब अनवरत क्रम में, लगातार क्रम में बना रहता है, किसी के मन मस्तिष्क और भाव विचार पर लगातार क्रम में बना होता है, तो ऐसा ही व्यक्ति आगे चलकर निर्दयी हो जाता है, क्रूर हो जाता है और अनेक बार हिंसक भी हो जाता है। यह जो चीजें उसके साथ घटित होती रहती हैं, उस घटित चीजों को जब वह बहुत उत्साह उमंग के स्तर पर जब वहन नहीं कर पाता, तब अवसाद की परिस्थिति उसको आत्महत्या की तरफ ले जाती है। जब व्यक्ति उस नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण क्रूर होता है, निर्दयी होता है, हिंसक होता है, वह भी एक प्रकार की आत्महत्या की तरफ ले जाता है। और जब व्यक्ति उसको उमंग के स्तर पर, अत्यधिक ऊष्मा के स्तर पर, अत्यधिक उग्रता के स्तर पर जब स्वीकार नहीं करता,
तब भी वो आत्महत्या की तरफ ले जाता है। दोनों प्रकार का अंत हमेशा खराब होता है, विकृत होता है, हमेशा नकारात्मक होता है। सुशांत सिंह राजपूत का विषय जो प्रकरण है, उस प्रकरण की चर्चा मैं भाई भतीजावाद या जातिवाद या फिल्म इंडस्ट्री में व्याप्त इस प्रकार के वातावरण, खान बंधुओं की गतिविधियां, केवल उसी तक लेने की जरूरत नहीं है। उनकी गतिविधियों का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, उसको आप झेलने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए, आप उसको कैसे वहन नहीं कर पाए। इतना ही होता आपको फिल्में कम मिलती, इतना ही होता कि आपको पैसे कम मिलते। आप सहजता से स्वीकार करके उस दिशा में आपको चलना चाहिए था। आपको हतोत्साहित होकर अवसाद में जाकर आत्महत्या नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे लोग जो सफल हुए, आखिर अक्षय कुमार ने क्या किया, अजय देवगन ने क्या किया, अमिताभ बच्चन वहां तक, राजेश खन्ना पहुंच गए, विनोद खन्ना पहुंच गए। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग कहां से कहां कैसे पहुंचे, उनके सामने भी इस तरह की विडंबना और संकट और समस्या थी, लेकिन वो पहुंचे। और इसलिए पहुंचे कि अपने मन, मस्तिष्क और वातावरण, नकारात्मकता से प्रभावित न होना भी एक सर्वश्रेष्ठ मनोविज्ञान है। और हम उस दिशा में जब कार्य और व्यवहार करते हैं तो उसके कारण हमको सफलता अनिवार्य रूप से प्राप्त होती है। हम अच्छा सुनिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए तो सब कुछ अच्छा होता है। आत्महत्या किसी चीज का समाधान, यह नकारात्मक मनोवेग का प्रतिफल है। जब हम आत्महत्या करते हैं तो वह भी एक निर्दयी होने का, क्रूर होने का और हिंसक होने का ही प्रतिफल होता है। जब हम दूसरे की हत्या करते हैं तो वह भी निर्दयी होने, क्रूर होने और हिंसक होने का प्रतिफल होता है। दमित हिंसा और उग्र हिंसा, ये दोनों तरह की हिंसा का स्थान आत्महत्या या हिंसा धारण करती है, ग्रहण करती है। आत्महत्या का विचार आना, आत्महत्या का व्यवहार आना, आत्महत्या के लिए कार्य करना, प्रेरित होना, यह बहुत बीभत्स और गंदे किस्म का मनोविज्ञान है। इस दिशा में कभी नहीं चलना चाहिए। और इसकी शुरुआत होती है उस नकारात्मक परिस्थिति से जब व्यक्ति अपने आप को हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से विचार करता है। हमेशा अमुक व्यक्ति है, वो बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, मैं भी वैसा क्यों ना हो जाऊं। अमुक व्यक्ति है, उसके पास ऐसे कपड़े हैं, मेरे पास भी क्यों ना हो जाए। अमुक व्यक्ति के पास फला वाहन है, मेरे पास भी क्यों ना हो जाए। अमुक व्यक्ति का फला स्टेटस है, मेरा भी क्यों ना हो जाए। अमुक व्यक्ति इतनी शोहरत है, मेरा भी क्यों ना हो जाए। यह जो तुलनात्मक बात करने की हमेशा परिस्थिति है, अनेक बार एक ही आयु का व्यक्ति, एक ही पद पर रहने वाले व्यक्ति के बीच भी बहुत व्यापक और बड़ा अंतर होता है, बड़ा गैप होता है। वहां भी तुलना नहीं करनी चाहिए अपनी। तुलनात्मक कार्य करना, व्यवहार करना, प्रत्येक दशा में तुलना करना, यह व्यक्ति के अंदर हमेशा हीन भावना को जन्म देता है। कभी भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता, उच्च भावना कभी नहीं होती। हमेशा हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, जो हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। हीन भावना जब हम तुलना करते हैं तो वह इस बात का बोध कराता है कि हम हीनता बोध से ग्रसित हैं। हमारे पास आत्मबल का अभाव है, हमारे पास पुरुषार्थ का, साहस का, धैर्य का अभाव है। और अधीरता नकारात्मक मनोवेग को उपजने और उस नकारात्मक मनोवेग की और गहरे और सघन होने के लिए सबसे जो
सबसे जो खराब बात है वो अधीर होना होता है। किसी चीज के लिए, जैसे बच्चा अधीर होता है, उसके सामने टॉफी अगर दिखा दीजिए और जब तक उसको हाथ में नहीं मिल जाएगी तब तक अधीर, बेचैन, परेशान रहता है। इस तरह का व्यवहार करना, बेचैन होना। अनेक बार आपको कोई फोन करता है, लगातार फोन करता है, आपको 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 8 बार फोन करता है, कंटिन्यूअस मोबाइल फोन करता है। सामान्य समझ किसी भी अनपढ़ आदमी को भी होनी चाहिए कि जब लैंडलाइन फोन था तो एक स्थान को, एक घर को दूसरे घर से जोड़ता था लैंडलाइन फोन। एक घर में एक से अधिक लोग रहते थे। मोबाइल फोन एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है। उस व्यक्ति एक एट ए टाइम एक से अधिक कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं कर सकता। वो 24 घंटा फोन उठाने की स्थिति में नहीं रहता। वह भोजन करता है, स्नान करता है, शौचालय में होता है, किसी जरूरी मीटिंग में रहता है, अपने कार्यालय में होता है, कोई गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार ड्राइव कर रहा होता है, कहीं वक्तव्य दे रहा होता है, कहीं बड़े लोगों के बीच बैठक कर रहा होता है। तो उसकी अनेक बार ऐसी परिस्थिति होती है कि आपका फोन नहीं उठा सकता। आपको इतना कॉमन सेंस, इतना सामान्य विवेक होना चाहिए कि जब मोबाइल फोन आया अस्तित्व में तो उसके साथ शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस की सुविधा बनकर आई। एक साथ 160 कैरेक्टर में संक्षेप में जो बात फोन वो नहीं उठ रहा है तो संक्षेप में आप अपनी बात लिख कर भेज दीजिए और वह व्यक्ति अपनी सुविधानुसार आपकी बात, आपकी सूचना से अवगत हो जाएगा और जरूरी समझेगा तो आपको फोन कर लेगा। आप लगातार फोन करने से, कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है, आप 4 बार फोन करेंगे तो वो फोन नहीं उठेगा, आप बल्कि परेशान होंगे। और फोन न उठने पर, फिर मिलने पर उसकी शिकायत करना एक दूसरे प्रकार की अधीरता का लक्षण है। यह अधीरता का सबसे बड़ा कारण है। अधीरता नकारात्मक मनोवेग की जननी है। अधीर व्यक्ति, यह तय बात है कि वो नकारात्मक मनोवेग से ग्रस्त है। जो व्यक्ति एकदम अधीर है, कोई बात जल्दी जल्दी कह देना चाहता है, बेचैन है, वो जल्दी से कोई चीज पाना चाहता है, वो जल्दी से कहीं पहुंचना चाहता है, हमेशा हड़बड़ी में होना, हमेशा जल्दीबाजी करना, हमेशा कहीं जल्दी जल्दी पहुंचना, हमेशा समय की कमी बताना, यह ठीक मनोविज्ञान नहीं है। यह नकारात्मक मनोवेग का परिणाम है और यह नकारात्मक मनोवेग दोनों प्रकार की आत्महत्या की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। एक आत्महत्या जो दमित क्रूरता के कारण है और एक आत्महत्या जो उग्र क्रूरता के कारण है। और यह अवसाद की जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, उस अवसाद की परिस्थिति से किसी को भी निकलना चाहिए, बहुत सहज व्यवहार करना चाहिए। और ऐसा यदि हम नहीं कर पाते, हमेशा हम प्रश्नवाची रहते हैं, हमारे प्रश्न को कहीं भी नहीं लगता कि हमको उसका समाधान प्राप्त होगा, तो हमको निश्चित रूप से संयमित होकर विचार करना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान के किसी भी नकारात्मक प्रश्नों का उत्तर हमेशा संयम और धैर्य पूर्वक किए गए व्यवहार में निहित होता है। यदि संयमित व्यवहार व्यक्ति का है, धैर्य के साथ किया जाने वाला व्यवहार है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक प्रकार के नकारात्मक मनोवेगों का समाधान उस व्यक्ति के अंदर आपको दिखेगा, मिलेगा। तलाश करना चाहिए और केवल पुस्तकीय चीजों में पढ़कर आप उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। सहज व्यवहार करके उसका समाधान आप ढूंढ सकते हैं। और इस नाते नकारात्मक मनोवेग एक तो जन्मजात व्यक्ति के अंदर होते भी हैं और परिस्थितियों के कारण उत्पन्न भी होते, ये दोनों चीजें होती हैं। यह भी हो सकता है कोई नकारात्मक व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्ति के कारण नेगेटिव हो, यह भी हो सकता है कि वह अपनी परिस्थितियों के कारण नकारात्मक हो, यह भी हो सकता है कि वो दोनों के कारणों से नकारात्मक व्यक्ति हो।
लेकिन जिस भी कारण से वो नकारात्मक है, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है और यह प्रवृत्ति व्यक्ति को उग्र हिंसा की तरफ या दमित हिंसा की तरफ ले जाती है। दमित हिंसा में व्यक्ति स्वयं की हत्या करता है और उग्र हिंसा में व्यक्ति दूसरे की हिंसा करता है, दूसरे की हत्या करता है। और ये दोनों का परिणाम, दोनों का कारण नकारात्मक मनोवेग है और वो नकारात्मक मनोवेग ही तनाव का कारण है। वही नकारात्मक मनोवेग अवसाद की तरफ ले जाता है। तनाव की उच्चता दो चीजें जो देती है, एक उग्रता को जन्म देती है, एक अवसाद को जन्म देती है। जो तनाव की उच्चता उग्रता को जन्म देती है, वह प्रत्यक्ष हिंसा करती है, दूसरे की हत्या करती है, दूसरे की हिंसा करती है। उस हिंसा में अपना सुकून तलाश करती है, अपने तनाव को दूर करने का उपक्रम तलाश करती है, जो कानपुर में हुआ अभी। और जो तनाव की उच्चता अवसाद उत्पन्न करता है, वह आत्महत्या कराती है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने किया। अपनी निजी परिस्थिति और समाज की परिस्थिति, इन दोनों के कारणों से नकारात्मक बात बार बार मन में आना, नकारात्मक प्रश्न बार बार मन में आना, यह ठीक बात नहीं है। क्योंकि एक बात हमेशा समझना चाहिए कि सृष्टि में, प्रकृति में, पूरी दुनिया में कोई भी तत्व, पदार्थ, व्यक्ति, जीव ऐसा नहीं है कि जिसमें सब कुछ बुरा हो, और कोई भी तत्व, जीव, पदार्थ ऐसा नहीं है कि जिसमें सब कुछ अच्छा हो। अच्छा हम उसमें मानते हैं कि जिसमें अच्छाई की मात्रा अधिक हो, बुराई की मात्रा कम हो। बुरा उसे हम मानते हैं जिसमें बुराई की मात्रा अधिक हो, अच्छाई की मात्रा कम हो। जब व्यक्ति ये मन में विचार कर लेता है कि हमेशा हमको नकारात्मक बात ही करनी है, हमेशा नकारात्मक चीजों पर ही चर्चा करनी है, फोकस करना है, उसी में हमारा हित है, तो यह प्रवृत्ति उसको नाश की तरफ ले जाती है, उसका सत्यानाश करती है। इसलिए हमको बहुत धैर्यपूर्वक, धैर्यवान होना और संयमित होना मनोविज्ञान से जुड़ी समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान है। किसी तर्क में जाना, किसी तथ्य में जाना, किसी इलाज में और उपचार में जाने के बजाय आप धैर्य सीखिए। कैसे धैर्यवान रहा जा सकता है, कैसे संयमित रहा जा सकता है, यह दो गुण अपने अंदर विकसित कर लीजिए। आपके अंदर से नकारात्मक मनोवेग अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। बाकी कुछ करने की, कोई काउंसलिंग करने की जरूरत, कोई आपको पिल लेने की जरूरत नहीं, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। और यह आप योग, आसन, प्राणायाम से कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो भाई भतीजावाद है, यह भी उन लोगों के लिए जिनके परिवार में बड़े लोग नहीं हैं, जिनके कारण उनको प्रोटेक्शन मिलता है, वो अचानक चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, अचानक किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं। उनकी योग्यता केवल यह है कि उनके पिताजी फलाना जी थे, इसलिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, इसलिए भी प्रधानमंत्री हो गए। उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, इसलिए भी मुख्यमंत्री हो गए। उनके पिताजी की पार्टी थी, इसलिए इस पार्टी के अध्यक्ष अब ये हो गए। यह जो नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद है, ऐसी चीजें, ऐसे जातिवादी वातावरण व्यक्ति के अंदर भी हीन भावना ग्रसित करता है, पैदा करता है। किन के अंदर? जो लोग मुलायम सिंह यादव से जुड़े हुए थे, बहुत यशस्वी, श्रेष्ठ, अच्छा कार्य कर रहे थे, उनको उनके ऊपर उनके पुत्र का नेतृत्व थोप दिया गया। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने पुत्र का नेतृत्व नहीं थोपा उन लोगों पर, अपने जैसे व्यक्तित्व वाले का नेतृत्व थोपा। चौधरी चरण सिंह जी ने, घोषित रिकॉर्ड है कि चौधरी चरण सिंह जी ने अपने बेटे अजीत सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।
राजनारायण जी ने अपना उत्तराधिकारी अपने घर परिवार के किसी सदस्य को नहीं घोषित किया, जनेश्वर मिश्रा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और जिस चौधरी चरण सिंह और राजनारायण जी में बहुत अधिक खाई थी, बहुत गहरे मतभेद थे, उनके शिष्य जनेश्वर मिश्रा और चरण सिंह जी के शिष्य मुलायम सिंह यादव में, इन दोनों में घनघोर दोस्ती थी। उतनी आत्मीय दोस्ती शायद समाजवादी आंदोलन में किसी की भी नहीं थी। इस नाते हमको जब इस विषय पर विचार करना होता है, एक चीज तय जानिए कि भाई भतीजावाद और जातिवाद का कोई भी आवरण, कोई भी निर्णय, कोई भी कार्य और कोई भी व्यवहार तात्कालिक सुख व्यक्ति को भले प्रदान करे, लेकिन दूरगामी नुकसान उसका इतना बड़ा होता है। 2012 में अखिलेश जी को जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने बनाया तो अखिलेश जी के लिए भी बहुत सुखकर था, मुलायम सिंह जी के लिए बहुत सुखकर था, उनके पूरे परिवार के लिए बहुत सुखकर था कि हमारा बेटा ही उत्तराधिकारी बन गया। लेकिन आज की स्थिति उस परिवार की देखिए, पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार सन्नाटे में आ गया, पूरे परिवार का भविष्य अधर में पड़ गया, पूरा परिवार कहीं ठहरने के लायक नहीं। राजनीति की उनकी परिस्थिति किस प्रकार की बनेगी आप कह नहीं सकते। आने वाला भविष्य अंधकारमय है। कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, आप अपना उत्तराधिकारी उसी को बनाइए जो आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व और कृतित्व को वहन करता हो। आपकी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी आपका पुत्र है, वो होता रहे, लेकिन अपने व्यक्तित्व का, अपने कृतित्व का, अपने निजता का उत्तराधिकारी उसको बनाइए जिसके अंदर सर्वाधिक आप जैसी पात्रता और योग्यता हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां पैदा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपकी बिरादरी का है कि नहीं, आपका आत्मीय है कि नहीं। आप जैसा व्यक्तित्व और कृतित्व होगा तो वह आप में का आदर्श स्वीकार करेगा। आज की तारीख में मुलायम सिंह यादव जी इस बात के लिए अंतर्मन से पीड़ित हैं, दुखी हैं कि उन्होंने श्रेष्ठ उत्तराधिकारी नहीं बनाया। जो भी बड़ा व्यक्तित्व अपना श्रेष्ठ उत्तराधिकारी नहीं बनाता, वह अपने अनुयायियों को तनाव में और अवसाद में ढकेलता है। जो लोग मुलायम सिंह जी के बड़े प्रिय और आत्मीय थे, उनसे आयु में भी कम थे, उन लोगों की स्थिति आज कितनी खराब है, वो कितने अवसाद में है। चूंकि वो अवसाद उनका अपना निजता को से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उस अवसाद के कारण वह उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बल्कि चुपचाप अपने में अपने आप को समेटकर शांत हो जा रहे हैं। इसलिए हमको इन सारे पक्षों पर बहुत व्यावहारिक और मौलिक दृष्टि से विचार करके कार्य व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर धैर्य का और संयम का गुण विकसित करना चाहिए। टेलीफोन जैसे विषय पर अनेक बार अधीर होते लोग देखे जाते हैं। अनेक बार हमको मेरी समस्या यह है कि सामाजिक सरोकार इतने ज़्यादा हैं कि देर तक जगना पड़ता है। हमारा सांगठनिक सरोकार इतना ज़्यादा है कि उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इधर देर से सोना, उधर जल्दी उठना। सुबह 4 बजे भी फ़ोन आता है, रात को 12 बजे भी फ़ोन आता है। बाई चांस किसी का फ़ोन नहीं कभी अटेंड हुआ, दोबारा जब बात होती है और जो लोग शिकायत करते हैं कि आपका फ़ोन नहीं उठा, तो मैं कहता हूँ फ़ोन नहीं उठा तो आप SMS क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं स्नान कर रहा हूं तो आपका फ़ोन कैसे उठाऊंगा? मैं किसी विशिष्ट व्यक्ति के से बात कर रहा हूं तो आप फ़ोन कैसे उठाऊंगा? मैं कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं तो आपका फ़ोन कैसे उठाऊंगा? आपके पास जब मोबाइल है तो उसमें शार्ट में से सर्विस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब मोबाइल आया तो उसके साथ मैसेज बन के आया कि जब कोई फ़ोन उठा ना पाए तो आप मैसेज करिए। क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन एक घर से दूसरे घर को जोड़ता था। जब व्यक्ति मोबाइल फ़ोन पर आया तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है। एक व्यक्ति 24 घंटा अवेलेबल नहीं हो सकता कि वो हमेशा फ़ोन ही उठा पाए। इसलिए शार्ट में कुछ लोग कहते हैं मैसेज करना आता है। हमने कहा कि तुम मोबाइल फ़ोन रखते क्यों हैं? आप जैसे फ़ोन करना आपने सीख लिया, वैसे ही आप कोशिश करके SMS करना भी सीख लीजिए।
अनेक बार लोग कहते हैं कि उसमें हमको एसएमएस पैक नहीं है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों से चर्चा करनी पड़ती है कि उनके ऊपर आप केवल कुपित हो सकते हैं, उनकी मूर्खता पर तरस खा सकते हैं केवल। मैं अनेक बार लोगों को कहता 5 पैसे में आज एसएमएस होता है, 10 पैसे में एसएमएस होता है। आप 50 रुपए का भराइए, महीने भर रोज 100 एसएमएस कर सकते हैं। 25 रुपया भराइए, महीने में 100 एसएमएस कर सकते हैं। सूचना आप भेज देंगे, लिखित बात का हमेशा मौखिक बात से अधिक महत्व होता है। लेकिन फोन जैसे विषय को लोग कर ले भी लोग इतने अधीर हो जाते हैं, इतना आत्मसंयम खो देते हैं कि आप उनके विषय में क्या सोच सकते हैं, क्या विचार कर सकते हैं। इसलिए जो भाई भतीजावाद और जातिवाद है वो समाज पर, लोक पर और दुनिया पर बहुत बड़ा कलंक है। ऐसे लोग दूरगामी कभी भी दूरगामी रूप से सफल नहीं होते, हो ही नहीं सकते। उनका सारा साम्राज्य बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। अवसाद में जाने वाला व्यक्ति कभी भी अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कभी भी विवेकवान, समझदार और बुद्धिमान नहीं हो सकता। यह एक प्रकार के मानसिक दुर्गुण है, मानसिक विकार है जो व्यक्ति घटित करता है। जातिवाद भी एक मानसिक विकार है, बुराई है। भाई भतीजावाद भी मानसिक बुराई है। ये मानसिक नकारापन है। अवसाद और तनाव भी एक मानसिक बुराई है। आत्महत्या भी मानसिक बुराई है। इससे मुक्त होना समाज में बहुत सारी विडंबनाओं को दूर करने का रास्ता बनाता है, रास्ता साफ करता है। आज इस अवसर पर इतनी ही चर्चा करते हुए हम अपनी बात पूर्ण करते हैं। कल शनिवार को गांव, देहात, खेत खलिहान के अपने साप्ताहिक लाइव कार्यक्रम में हम शाम 9 बजे आपसे पुनः यहीं उपस्थित होंगे और मिलेंगे, विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।